हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इतिहास का, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। देखिए जो चैप्टर है वो क्या है, राजाओं के बारे में होगा, किसानों के बारे में होगा, नगरों के बारे में होगा। अब नगर कौन से होंगे, तो पुराने वाले नगर होंगे जिसको हम प्राचीन नगर बोलते हैं। इस चैप्टर में उसके अलग अलग नाम होंगे। जो 16 महाजनपद थे उनको इन्होंने नगर का नाम दिया है। ठीक है, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, सातवाहनों के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, वकाटका के बारे में पढ़ेंगे। वकाटका कौन थे, वो राजाओं के वंशावलियों के जो राज्य होते हैं उनके वंश होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर किसानों के बारे में पढ़ेंगे, किसानों की स्थिति क्या थी। ठीक है, इस सब के बारे में चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो ये पहला पार्ट होगा इसमें केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, शब्द क्या है, उसके मतलब क्या है। अगर आप ये समझ गए ना, शब्द और उसके मतलब और इंट्रोडक्शन, ये मेरा गारंटी है पहले जहाँ आपको 30% चैप्टर समझ में आता था, आप वहाँ पे आपको 80% चैप्टर ही समझ में अब आएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको 80% चैप्टर समझ में नहीं आता, फिर वीडियो बनाना बेकार है। ठीक है, आप बस शर्त है कि ध्यान से सुने बातों को। अगर जो शब्द आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट करें, उसको मतलब समझाया जाएगा। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ड है इस चैप्टर में वो डेट है। इसमें लिखा है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। अब कितने साल की बात करें, देखो इसमें लगभग 1200 साल पहले की बात करेंगे। नहीं 1200 साल नहीं, 1200 सालों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक चैप्टर में हम 1200 साल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये चैप्टर कितने साल को कवर करता है, 1200 साल को, यानी 600 BC। इसको बोलते हैं BC। ठीक है, इसको बोलते हैं 600, कहीं भी ईसा भी लिखा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं AD, है ना। यानी ईसा मसीह के, मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म 0 पे हुआ। ठीक है, उसके 600 साल बाद के बारे में बात करेंगे, 600 साल पहले के बारे में बात करेंगे। तो 6 और 6 कितने होते हैं, 1200 साल। यानी चैप्टर कितने साल को कवर करेगा, तो 1200 साल, यानी 1000 + 200 साल। कितना बड़ा काल होता है। ठीक है, अब इतना बड़ा जो काल घटित हुआ है, इसमें अलग अलग काम होंगे। अब देखिए ना, 10 साल में तो सरकार, 5 साल में सरकार बदल जाती है, उसकी नीति बदल जाता है। अभी 1200 साल है, तो 1200 साल में क्या क्या परिवर्तन आएगा इतिहास में, इसको देखने के हम देखने पे विचार करेंगे। ठीक है, क्या क्या इसके मतलब होता है। ठीक है, जो सबसे पहला वर्ड है इसमें अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था आप पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इस चैप्टर में जो 1200 साल का पीरियड है ना, उसमें अर्थव्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें उत्पादन हो। क्या हो अर्थव्यवस्था में, उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन हो। ठीक है, श्रम हो, लेबर हो, काम करते हो। ठीक है, ये क्या है, अर्थव्यवस्था के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, श्रम हो, उत्पादन हो, ये सब क्या कहता है, अर्थव्यवस्था में होता है। जिससे पैसा आता है वो अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्या है अर्थव्यवस्था, जिससे हमारे को जीवन जीने में आसानी हो, क्या है वो अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, जहाँ पे श्रम हो, उत्पादन हो, लेबर काम करे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ होती है जिससे हमें आर्थिक फायदा हो, इससे हमें पैसे मिले, क्या है आर्थिक गतिविधियाँ। तो अर्थव्यवस्था में क्या आती है, आर्थिक गतिविधियाँ आती है। इसमें कृषि भी आता है, व्यापार भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें अर्थव्यवस्था में मिलता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था यानी जो 1200 साल का जो टाइम पीरियड है, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंज आया, ठीक है, कृषि में क्या परिवर्तन आया। ठीक है, इस सबको देखने का हम प्रयास करेंगे। जो अगला वर्ड है इसमें उपमहाद्वीप। देखिए उपमहाद्वीप, ठीक है, इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर कितने कवर करता है, 1200 साल। ठीक है, उसमें अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप का क्या मतलब, उपमहाद्वीप, इसका क्या मतलब होता है, देखिए एक होता है महाद्वीप। कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। ठीक है, और हमने बताया था पिछले चैप्टर में, किसी भी शब्द के पहले अगर उप लग जाए उसका मतलब है छोटा। ठीक है, तो महाद्वीप तो बहुत बड़े होते हैं, उपमहाद्वीप मतलब छोटा। ठीक है, जो भारत है ना, कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, आज के आपके पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, ठीक है, इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, ये सारे क्या है उपमहाद्वीप है। जो भारत के जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो पाकिस्तान का इतिहास पढ़ोगे तो भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। क्यों, जो पाकिस्तान था भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो उपमहाद्वीप का क्या मतलब होता है, जो भारत के पड़ोसी देश है ना, वो क्या है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। चाइना को भारतीय उपमहाद्वीप में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उपमहाद्वीप का मतलब समझ में आया कि जो जब भी हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप, उसमें सारे जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वेद। देखो जो वेद होते हैं, वेद का मतलब होता है जानना। जानना, वेद का क्या अर्थ होता है, जानना। 4 वेद हैं हिंदू धर्म में कहिए या फिर वैदिक धर्म में, 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद है, लिखते रहिए आप लोग, लिखवाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ये कितने वेद हैं, 4 वेद है। तो ये जो 600 BC है ना, यानी इस समय क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। जो सबसे पहला जो वेद था ऋग्वेद, उसकी रचना जो थी वो 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक में हो गई थी। ठीक है, और बाकी का बाद में उसके लिखे गए थे। जो 3 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये बाद में लिखे गए। तो पहला वेद लिखा गया वो क्या था, ऋग्वेद था। ठीक है, और वेद का मतलब क्या होता है,
टू नो, यानी किसी के बारे में जानना, ठीक है। क्या होता है वेद का मतलब जानना, ज्ञान भी मतलब होता है वेद का। अगला आता है अंतिम संस्कार। देखिए अंतिम संस्कार तो आप समझते हैं ना, मरने के बाद लोगों के साथ क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। अगर हिंदू धर्म में है तो उसको जला दिया जाता है, ठीक है। अगर पारसी धर्म में है तो पीस टावर पे ले जाके छोड़ देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको चील कौवा खा जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। लेकिन इतिहास में अंतिम संस्कार बहुत महत्व रखता है। अंतिम संस्कार क्या होता है, बहुत महत्व रखता है। अब हमने हड़प्पा सभ्यता देखा था कि जब अंतिम संस्कार करते सवादान होता था, उसमें क्या उनके सामने सामान उनके साथ दफनाते थे। जब सामान दफनाते थे तो उसके समाज में क्या वैल्यू है, समाज में अमीर था, गरीब था, कैसा व्यक्ति था, उसके बारे में हमें पता लगता था, ठीक है। तो जो अंतिम संस्कार है ये किसी भी समाज को जानने का एक तरीका है कि वो अपने जीवन और पारलौकिक जीवन मतलब इस धरती के बाहर भी अगर दुनिया है तो उसमें कैसे वो लोग विश्वास करते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म भी विश्वास करता है, इस्लाम धर्म भी विश्वास करता है ना, जन्नत में जाएगा और नर्क में जाएगा, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं उर्दू में हम लोग, मतलब इस्लाम में नर्क को क्या बोलते हैं पता नहीं, हम लोग याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हिंदू में पता है स्वर्ग और नर्क होता है, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है महापाषाण। देखिए महापाषाण क्या होता है, महापाषाण। देखिए महा मतलब होता है बिग, ठीक है, बिग मतलब बड़ा। देखिए महा मतलब क्या होता है, बड़ा। अब पाषाण अगर कहीं भी वर्ड मिल जाता है पाषाण, इसका मतलब होता है पत्थर। आप कहोगे बड़ा पत्थर सर, नहीं भाई बड़ा पत्थर नहीं। अब क्या होता है जो मतलब कोई व्यक्ति मर जाता था, इस महापाषाण एक दक्षिण भारत में था, ये आपको इंग्लैंड में भी मिला है, ठीक है। महापाषाण के जो पीरियड है, टाइम टेबल है, ये इंग्लैंड में मिला है, लेकिन वो वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर। अब देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति मर गया, मान लो कि कोई एक बच्चा था या कोई व्यक्ति था मर गया, अब इसके आगे पीछे ना पत्थर लगा देते थे, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, यहाँ पत्थर, ठीक है। ये 100 को दफनाने का, जो डेड बॉडी था उसको दफनाने का एक तरीका होता था, इसको ही बोला इन्होंने महापाषाण। इसके साथ क्या क्या मिला है भाई, लोहा मिला है, ठीक है। जब मरता था ना इसके साथ लोहा दफनाते थे, ठीक है। उसके साथ उपकरण होता है ना, औजार दफनाते थे, हथियार दफनाते थे, इसके साथ हड्डी दफनाते थे इसके साथ, ठीक है। कहाँ पर, महापाषाण। तो कोई पूछे महापाषाण क्या था, तो जो दक्षिण भारत में लोग मर जाते थे उसको जो दफनाते थे उसके आसपास जो पत्थर लगाते थे ना, उसी को बोलते थे महापाषाण, ठीक है। दक्षिण भारत में ज़्यादा फेमस रहा है, ठीक है। उसके बाद 6वीं शताब्दी। देखिए शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, शताब्दी बोलिए या सदी बोलिए, शतक बोलिए, ठीक है। क्या होता है 100 साल। तो 6वीं सदी है ना, पूरे दुनिया के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो 6वीं सदी है ना, 6वीं सदी या 6वीं सदी कहिए या शताब्दी कहिए, शताब्दी कहिए, ठीक है। जो भी कहना है शताब्दी कहिए, ठीक है, कुछ भी कहिए। इसका मतलब क्या होता है कि 6वीं शताब्दी, यानी आज 6वीं शताब्दी जो था ना, ईसा पूर्व वाला, ठीक है। ईसा यानी ईसा के 600 साल पहले ना बहुत सारी घटनाएं घटी होती इतिहास में। क्या क्या हुआ, भारत में द्वितीय नगरीकरण हुआ, ठीक है। पहला नगरीकरण कब था, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता क्या था, एक नगरीकरण सभ्यता थी, ठीक है। तो भारत में पहला नगरीय सभ्यता कब मिलती है, हड़प्पा में मिलती है। सेकंड वाली कब मिलती है, द्वितीय कब मिलती है, तो आपको 600 BC में, ठीक है। जब साम्राज्यों का महाजनपद बनने हुए तो द्वितीय नगरीयकरण मिलती है। इसके साथ और क्या क्या दुनिया में भाई, चीन में कन्फ्यूशियस नाम का एक धर्म आया, एक विचार आया, ठीक है। हालांकि डेट सेम नहीं है, मतलब आगे पीछे 100 साल 1 साल होता है, लेकिन 6वीं शताब्दी ही उसको मानते हैं, ठीक है। ईरान में जाइए ससानी धर्म आया, ठीक है। जैन धर्म आया इंडिया में, ठीक है। तो 6वीं शताब्दी है, बड़ा ही वर्ल्ड के लेवल पे एक परिवर्तन का काल देखा जाता है, ठीक है। 6वीं शताब्दी यानी आज से आज कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है, मान लीजिए 2000 चल रहा है, प्लस 600 पहले जाइए, आज से यानी 2600 साल पहले की हम बात इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, आज से कितने साल पुराना हमें जाना है। उसके बाद है नगरों का उदय। देखिए जो नगर आए ना, जब नगरों का उदय हुआ ना, तो कहीं भी जाइएगा ना, नगर में एक खासियत होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क मिलता है, यानी कार्यों का वर्गीकरण। नगरों की एक विशेषता पूछे, नगरों की विशेषता क्या है, नगरों की विशेषता, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क यानी कार्यों का वर्गीकरण। अगर कोई बढ़ई है तो बढ़ई का काम करेगा, कोई टीचर है तो टीचर का काम करेगा, अगर कोई शिल्पकार है तो शिल्पकार का काम करेगा, सुनार है तो सुनार का काम करेगा। अलग अलग काम अलग अलग लोगों के लिए बटा होता है, इसको बोलते हैं कार्यों का वर्गीकरण। जो शहरों की विशेषता होती है क्या होते हैं, कार्यों का वर्गीकरण। और ये क्या होते हैं, उत्पादन के केंद्र होते हैं। उत्पादन के केंद्र मतलब जितनी भी चीज़ें बनती है वो कहाँ बनती है, शहरों में। फैक्ट्री कहाँ होती है, शहरों में होती है। आजकल तो गाँव में भी लग रही है, लेकिन अधिकतर जो फैक्ट्रियाँ हैं कहाँ होती है, शहरों में, ठीक है। उस समय ये सब चीज़ें चल रहा था, ठीक है। जो इतिहासकार होते हैं ना, इतिहासकार क्या करते हैं भाई, इतिहास लिखते हैं। इतिहासकार क्या करते हैं, इतिहास लिखते हैं। अब इतिहासकार कौन होते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, ठीक है। कहते हैं इतिहास ना चेंज नहीं हो सकता, ना बदला जा सकता है, लेकिन इतिहासकार वो अपने हिसाब से उसको थोड़ा परिवर्तन कर सकता है, अगर वो किस माइंड सेट से लिख रहा है, ठीक है। अब इतिहासकार लिखेगा तो कैसे थोड़ी ना चुपचाप खड़ा है, सोच रहा है, सपना देखा, इतिहास लिख दे, नहीं। इतिहासकार को जो कुछ भी लिखेगा उसके बाद एविडेंस होना चाहिए, कुछ चीज़ें देखेगा तब तो लिखेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, अभिलेख, ठीक है। लेख मतलब लिखना होता है, अभिलेख मतलब
होता है किसी ठोस सतह पर उकेर के लिखा गया चीज़ को क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। किसी भी ठोस सतह पे आप उकेर के लिखते हो, क्या होगा वो अभिलेख हो सकता है आप एक पत्थर पे लिख रहे हो सकता है सूखी मिट्टी पे लिख रहा हो, ठीक है, हो सकता है आप लकड़ी पे लिख रहे हो, हालांकि लकड़ी वाला तो बहुत कम मिलता है कि खत्म हो जाता है, हो सकता है ताम्रपत्र पे लिख रहे हो, ताम्रपत्र मतलब तांबे की पट्टी पे लिख रहे हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं। जैसे इतिहासकार किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो अभिलेख होता है ये बहुत काम का चीज़ होता है, इसलिए काम का चीज़ होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता, और जो इसमें लिखवाता है ना ये एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है, ठीक है। इसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहासकार इसको ठोस मानते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। क्यों, इसकी सीमाएं हैं कि जो लिखवाता है अपने बारे में ज़्यादा लिखवा लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उस समय के शब्द और आज के शब्द चेंज हो गए हैं, ठीक है, मीनिंग नहीं समझ पाया, आधा अधूरा लिखा हुआ मिला है, ठीक है। इसकी क्या है, सीमाएं हैं। लेकिन इतिहासकार अभिलेखों का यूज़ करते हैं, किस लिए, इतिहास को लिखने के लिए। दूसरा है ग्रंथ। ग्रंथ, किसी भी इतिहास को देखें ग्रंथ लिखते हैं, ठीक है। आपने मनुस्मृति का नाम सुना होगा, इस चैप्टर में मनुस्मृति वो पढ़ेंगे, ठीक है। मनुस्मृति हो गया, ऋग्वेद हो गया, ये सब क्या है, ये धार्मिक, इसमें धार्मिक ग्रंथ भी है, गैर धार्मिक ग्रंथ भी है। उसको इतिहासकार उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता करके लिखते हैं कि इतिहास में क्या घटित हुआ था। किसका उपयोग करते हैं इतिहास लिखने में, अभिलेख का करते हैं, ग्रंथ का यूज़ करते हैं। दूसरे थर्ड है वो सिक्का, सिक्के का यूज़ करते हैं। जो भारत में पहला सिक्का था आहत सिक्का था, आहत सिक्का बोलते थे, पंचमार्क सिक्का बोलते थे। सिक्कों में क्या यूज़ होता था, अब कोई राजा बनवाएगा, उसका अपना फोटो डलवाएगा या अपना राज्य का सिंबल डलवाएगा। भारत का जो सिक्का है उसमें अशोक का चित्र है ना, अशोक का चिन्ह है, वो क्या करता है, वो बताता है कि सिक्का कहाँ का है, भारत का सिक्का है। जैसे आप सऊदी अरब का सिक्का देखोगे उस पर कुछ उनका उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। अमेरिका का देखोगे तो उस पर कुछ और होगा, नेपाल का देखोगे उस एक पशुपतिनाथ का मंदिर का फोटो है, ठीक है। तो क्या पता सिक्कों के बारे में, मान लीजिए कहीं पशुपतिनाथ वाला सिक्का मिलता है तो क्या पता लगेगा ये सिक्का कहाँ का था भाई, तो नेपाल का सिक्का था। अगर भारत वाला सिक्का अगर अशोक चिन्ह वाला मिलता है तो कहीं भी मिल जाए दुनिया में, कहेंगे भाई भारत का सिक्का था, ठीक है। अगला आता है आपका चित्र। देखिए चित्र, अब कौन सा चित्र, अब आप फोटो वाला चित्र है ना, ये पत्थरों पे बहुत सारे रॉक पेंटिंग की गई। आप भीमबेटका का नाम सुनोगे, इसमें नहीं आना क्या आप सुनोगे, ठीक है। शैल चित्र, शैल का मतलब होता है पत्थर, इसका भी ध्यान रखिएगा। शैल मतलब भी क्या होता है, पत्थर। पत्थरों पे पेंटिंग की गई, उसके बारे में हमें उनके जीवन के, उनकी सोच के, उनके धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी पता चलता है। भीमबेटका आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा क्या होता है, ये होमवर्क आपका, भीमबेटका में क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। शैल चित्रों के माध्यम से ये लोग इतिहास में लिखते हैं, दीवारों पे उकेर के लिखा जाता है, इसको बोलते हैं भित्ति चित्र, है ना। इसके बारे में आप पढ़ाई करिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। ये कहते हैं शब्द हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पुनर्रचना, ठीक है, पुनर्रचना। आप संशोधन समझते हैं, संशोधन का मतलब, आप संशोधन समझते हैं, संशोधन, देखिए संशोधन का मतलब होता है किसी चीज़ में परिवर्तन करना, लेकिन पुनर्रचना का मतलब होता है, एक होता है पुनर्रचना। देखिए इसका मतलब होता है बदल देना, बदल देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बदल देना। देखिए बदल देने के मतलब ऐसे क्या है, बदल देना बिल्कुल ही दोबारा लिखना, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक पेज खराब हो जाता है ना, आधा लिखते पेज खराब हो गया, क्या करते हैं उसमें हम लोग उसको फाड़ते हैं, दूसरा पेज पे लिखते हैं, इसको बोलते हैं पुनर्संरचना, ठीक है। पुनर्रचना का ये संरचना का ये बात बराबर है, ठीक है। अगर संशोधन का मतलब होता है, अच्छा ये लाइन गलत है, ये लाइन काट दे, दूसरी लाइन लिख दे, ठीक है। आपने सुना होगा संविधान में क्या होता है, भारतीय संविधान में क्या होता है, संशोधन होता है, उसका पुनर्रचना नहीं होता है ना, पुनर्संरचना होता है। क्यों, उसको दोबारा से फाड़ फूड़ के नहीं लिखते हम कि संविधान ये वाला खत्म करो दूसरा लिखो, उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, ठीक है। संशोधन का मतलब होता है किसी चीज़ में थोड़ा बहुत सुधार करना, ठीक है, कुछ काट के नया चीज़ ऐड कर देना। जैसे घर में होता है ना, हम लोग क्या, मान लीजिए घर में पेंट कराना है, घर में क्या करना है, पेंट क्या करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, ये वाला पेंट थोड़ा सा कुरिच के ये वाला लगा दिए, ठीक है। लेकिन घर को पूरा बदलवा दिया, क्या हो गया, पुनर्रचना हो गया, यानी दोबारा से हमने नया चीज़ को बनाया, ठीक है। तो जो पुनर्रचना करते, इतिहासकार क्या करते थे, वंशावली। अब देखिए उसमें अगला वर्ड है वंशावली। वंशावली आप समझते हैं, किसी राज्य का वंशावली, ठीक है। इसमें वंशावली में क्या होता है, कुछ नहीं होता। वंशावली होता है एक राजा हुआ, ठीक, जैसे आपने अकबर का वंशावली सुना होगा, सबसे पहले कौन आया, उसका हुमायूं आया। हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर था, ठीक है। अकबर के बेटा जहांगीर, ऐसे आते गए, ठीक है। जो सबसे पहला कौन था, वंशावली का मतलब होता है राजाओं के, इसमें क्या होता है, वंशों के बारे में लिखा होता है। इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, ठीक है। बाबर था, कौन था, अकबर का, हुमायूं का बाप कौन था, बाबर था, ठीक है। जो बाबर आया तो 1526 में पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था, ठीक है, यानी बाबर ने, ठीक है। तो वंशावली का मतलब क्या होता है, एक राज्य के, साम्राज्य के बारे में जितने भी वंश आए उसके बारे में लिखना, कि इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, ठीक है। उसके बाद आया महाजनपद। देखिए महाजनपद है, देखिए पहले इसको समझिए, सिर्फ जनपद को समझिए, जनपद,
जन का मतलब होता है लोग, क्या होता है भाई, लोग। पद मतलब उनका पैर, यानी वह स्थान जहाँ पे लोगों का पैर पड़ा, ठीक है, उसको बोला इन्होंने जनपद, ठीक है। महाजनपद मतलब बड़ा जनपद, यानी उस जगह का बड़ा हिस्सा, ठीक है, क्या बोलेगा इसको, महाजनपद। तो भारतीय इतिहास में कितने महाजनपद मिलते हैं, तो 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। कहीं कहीं तो 22 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, लेकिन उसको मैटर नहीं करता। हमने कहा इसमें चैप्टर में कितना पढ़ना है, सिर्फ 16 महाजनपदों के नाम पढ़ने हैं। 16 में से 5 इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 16 का 16 आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें दूसरा चीज़ है दार्शनिक। ये सारे जो वर्ड पढ़ा रहा हूँ आपकी किताब में है, ठीक है। अब इसको पढ़ लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। आता है दूसरा दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफिकल, ठीक है। क्या होता है ना, आत्मा है या नहीं, आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, कोई बोलता है नहीं परमात्मा आत्मा का हिस्सा है, क्या है दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब होता है उस दुनिया के अपने ख्याल रखना, किसी टॉपिक पे बात रखना। दार्शनिक होता है ना, किसी बात को घुमा फिरा के बोलता है, उसको बोलते हैं दार्शनिक बातें हैं, ठीक है। दार्शनिक जो बड़ी इजीली समझ में नहीं आता, बात कहेगा सेम, लेकिन वो चीज़ें आपको बहुत बाद में समझ में आएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं दार्शनिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आता है संघ, पहले आता है गण, गण और संघ, ठीक है। गण का मतलब भी लोग होता है, क्या होता है, गण लोग। आपने सुना होगा भारत क्या एक गणराज्य है, यानी गण क्या है, लोग हैं। गण का मतलब क्या है, राज्य मतलब तो देश राज्य जो है ही है, ठीक है। संघ मतलब उस समय जो शासन पद्धति चलाता था ना, वो संघ और गण के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोगों का एक समूह होता था, वो शासन करता था, और गण और संघ के जो जितने भी शासन में हिस्सा लेते थे उन प्रत्येक लोगों को राजा कहते थे, ठीक है। ये याद रखने का, पेपर में 1 नंबर का पूछता है कि गण और संघ के प्रत्येक लोगों को कहा जाता था, नागरिक कहा जाता था, राजा कहा जाता है। ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन रहेगा, मतलब अच्छा मतलब ठीक करेक्ट कौन सा रहेगा, तो उसमें राजा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद आता है राजधानी। देखो किसी भी साम्राज्य की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राजधानी से पूरा प्रशासन चलता है, कहाँ से डिसीजन होगा कहाँ से नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्या होता है भारत में, अगर न्यूज़ पढ़ेंगे ना, आप जितने भी न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़ अगर देखते हैं उसमें लिखा होता है दिल्ली, ठीक है, उसमें लिखा होता है पटना, ये नहीं लिखा होता बिहार। उसमें क्या होता है पटना से ही न्यूज़ आई है, दिल्ली से। आप पेपर को आज जाइए और पढ़िए, कम से कम आप 10 बार ऐसे पढ़ेंगे जहाँ से न्यूज़ एजेंसी है वहाँ से छपता होगा। वो हो सकता है कई बार तो भागलपुर भी लिख देते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है पटना लिखा होगा, ठीक है, आपका दिल्ली लिखा होगा। अगर मान लीजिए अफगानिस्तान में आजकल संकट है, ठीक है, वहाँ पे अफगानिस्तान नहीं काबुल लिखा होता है, ठीक है, क्यों, उसकी राजधानी काबुल है, तो वहाँ से न्यूज़ आती है, ठीक है। तो राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, प्रशासन के लिए, नागरिक समाज के लिए, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं राजधानी से लिए जाते हैं, ठीक है। सेना का रखरखाव कहाँ से किया जाता है, राजधानी से किए जाते हैं। उसके बाद आता है नौकरशाह। अब नौकरशाह कौन होता है भैया, देखिए नौकरशाह होते हैं जो सरकारी नौकरी में ऊंचे ओहदे पे लोग, पद पे लोग, जैसे इंडिया में IAS IPS आप लोग सुनते हैं ना, राजस्व विभाग के अधिकारी क्या होते हैं, नौकरशाह होते हैं, यानी जो सरकार से जस्ट नीचे होते हैं और सरकारी काम करते हैं, देख रेख करते हैं। जो DM का आपने सुना क्या है, वो नौकरशाह है। जो नौकरशाह होता है क्या होता है, सरकार के बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, इसमें भी वो चीज़ें है। उसके बाद है शासन समूह। देखिए कई बार क्या होता है, शासन तो हो सकता है कोई एक बंदा कर रहा हो सकता है कि कुछ लोग मिलकर कर रहे हो, तो उसी को बोलता है शासन समूह। जैसे आपने एथेंस का नाम सुना होगा, यूनान में, वहाँ पे क्या था, शासन समूह था, यानी कुछ लोगों ने मिलकर शासन चलाते थे, ठीक है। जैसे आपने क्लास में सुना देखा होगा, क्या होता है बहुत सारे 4-5 बच्चे मिल जाते हैं, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, क्या है वो भी एक शासन समूह है, क्या अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जो कैबिनेट है ना, वो भी एक शासन समूह है, लेकिन उसको आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते कि शासन समूह को इंग्लिश में बोलते हैं ओलिगार्की, ठीक है, ओलिगार्की बोलते हैं। उसके बाद है वर्ण। जो चैप्टर में दूसरा वर्ड है वर्ण। वर्ण 4 थे, कौन सा, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ठीक है, वैश्या वर्ण और शूद्र वर्ण, ठीक है। ये वर्ण की उत्पत्ति हुई। वर्ण का मतलब होता है कलर भी होता है, चुनना भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, लेकिन इसमें जो है 4 भारतीय समाज में कितने वर्ण मिलते हैं, तो पहला है तो ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्या है क्षत्रिय वर्ण, तीसरा क्या है वैश्य वर्ण और चौथा क्या है शूद्र वर्ण, ठीक है। इनके अलग अलग काम थे। जो ब्राह्मण वर्ण के कार्य क्या थे भाई, इनको पढ़ाना लिखना, दान दक्षिणा देना। क्षत्रिय क्या था, राज्य साम्राज्य करना, राज्यों की सुरक्षा करना, ठीक है, आर्मी वगैरह मेंटेन करना। जो वैश्य थे क्या करते थे भाई, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी व्यापार और वाणिज्य, यानी जितने भी व्यापार होता था ये सब काम करते थे। ये लोग कृषि भी करते थे, ठीक है। जो शूद्र होते थे, शूद्र क्या करते थे भाई, ये तीनों जो ऊपर के 3 बंदे थे, यानी कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी क्या करते थे, ये सेवा करते थे। इनका यही काम था कि तुम्हें सेवा करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने चंडाल का नाम सुना होगा। आजकल जो दलित कम्युनिटी है ना, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं वैश्या थी, वो क्या थी, वो शूद्र कम्युनिटी थी, जिसको आप लोग बहुत सारे नेगेटिव वर्ड भी हम लोग बोल देते हैं, जो कि बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद है शिल्पकार। अगला वर्ड क्या है भाई,
कार। देखिए शिल्पकार का मतलब होता है जो किसी चीज़ को बनाता हो, जो बाय हैंड बनाता हो ना, उसको बोलते हैं शिल्पकार। जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का मूर्ति बना रहा है, वो क्या है? शिल्पकार है। जैसे सोना से आप सोना दे दिया सोनार को, ठीक है, वो क्या बनाता है? वो गहना बनाता है, वो क्या एक शिल्पकार है। ठीक है, आपने बढ़ई को लकड़ी दे दिया, वो क्या है? शिल्पकार। वो बढ़ई को आपने लकड़ी दिया, लकड़ी से उसने क्या बनाया? मान लीजिए चेयर बना दिया, वो क्या है? एक शिल्पकार है। ठीक है, शिल्पकार का मतलब है जो बंदा हाथों से उत्पादन करता है उसे शिल्पकार कहते हैं। अगला है आपका वैध शासन। देखिए 2 प्रकार का शासन होता है कि वैध और अवैध। ठीक है, जो वैध शासन होता है बिल्कुल सरकार और सब लोग उसको मान्यता दिए होते हैं, जिसको आप मान्यता दे दोगे वैध है। ठीक है, आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा पति ने की पत्नी की हत्या, क्यों? अवैध संबंध था। ठीक है, अवैध का मतलब क्या होता है भाई? बिल्कुल वैध है। वैध मतलब होता है लीगल। क्या होता है भाई? लीगल। देखिए जो इस चैप्टर में है, जो लीगल का मतलब ऐसा था कि अपने राज्य को, अपने सत्ता को, यानी अपने पावर को, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए ये लोग ईश्वर का सहारा लेते थे। बोलते थे देखो भैया हमारा तो सिर्फ ईश्वर का कनेक्ट है और ईश्वर ने बोला है कि तुम पे शासन करना है। उसको किसके माध्यम से करते थे ये लोग? वैध। उसको प्रूफ करने के ईश्वर के माध्यम से ये लोग प्रूफ करने की कोशिश करते थे कि देखो भाई हम लोग आम बंदे नहीं है, हमें ऊपर से ईश्वर ने भेजा है और तुम लोगों पर शासन करते हो। ठीक है, ईश्वर से अपने नाता बिठा के दिखाने की कोशिश करते थे। इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि वेद का मतलब है लीगल, यानी कोई भी अगर बोल दे कि हाँ भाई इसको ईश्वर के ज्ञान है तो लोग उसको अच्छा मान लेते। ठीक है, ये लोग क्या करते थे उस समय? संविधान वगैरह था नहीं ना, इलेक्शन था नहीं, तो कैसे प्रूफ करेंगे? ना न्यायपालिका थी, तो लोग ईश्वर का सहारा लेते थे कि ईश्वर ने बोला है ऐसा करने के लिए। देखिए जो सेना, उसके बाद है कि सेना और कृषक। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, कृषक मतलब किसान, सेना मतलब जो आर्मी होते थे। ठीक है, देखिए जो सेना होती थी वो हमेशा कृषक वर्ग से। आज भी आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें क्या एक मुद्दा आया था कि जो सेना है, जो उसका जो बेटा है वो कहाँ शहीद हो रहा है? बॉर्डर पे, और जो उसका पिताजी है वो रोड पे शहीद हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ चल रहा था ना अभी, जो किसान आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, तो सेना होता था उस समय। ठीक है, सेना की बहुत सारी टुकड़ियाँ थी। ठीक है, कृषि लोग क्या करते थे? खेती बाड़ी के काम करते थे। जो अगला वर्ड है अपना साम्राज्य। साम्राज्य बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं किंगडम, इंग्लिश में बोलते हैं साम्राज्य। जब कोई राजा दूसरे देश को जीत ले उसको बोलते हैं साम्राज्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा देश है, इस छोटी सा ए भी देश है और ए भी देश है, इस देश ने इसको जीत लिए, क्या हो गया? अब इसको मान लीजिए ए नाम है, इसका बी है और इसका सी, यानी अब कौन क्या हो गया? यानी ए ने जीत को इसको बी को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये क्या कहलाएगा? अब ए भी ए कहलाएगा, यानी क्या हो गया? बड़ा सा ये साम्राज्य हो गया। फिर गुस्सा आया भाई इसको, यानी दोनों तो एक हो गया, अब इसने सी को भी जीत लिया, अब सी तो अकेला रहा नहीं, तब क्या हो गया? ये साम्राज्य हो गया। साम्राज्य का मतलब होता है अलग अलग राज्य जीतना और अपने राज्य में मिला लेना, उसको बोलते हैं साम्राज्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? अलग अलग एक राज्य जब दूसरे राज्य को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लेता है, गुलाम नहीं बनाता, कहता है भाई तू आज से मेरा भाई। ठीक है, मतलब मैं तेरे पर शासन करूंगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं साम्राज्य। ठीक है, तो इसमें आपने अब देखेंगे कि मगध जो था बहुत सारे को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, जैसे अकबर था, ठीक है, वो भी एक साम्राज्य था। बोलते हैं ना मुगल एम्पायर क्या था? एक साम्राज्य था। मगध एम्पायर क्या था? एक साम्राज्य था। उसके बाद आता है प्रचुर। प्रचुर इसका मतलब होता है कि बढ़िया मात्रा में। ठीक है, बोलते हैं ना भारत में जो पानी है वो प्रचुर मात्रा में। ठीक है, फलाना चीज़ प्रचुर मात्रा में। प्रचुर का मतलब होता है अधिकता। किसी चीज़ की जब अधिकता हो जाती है ना, मतलब ज़्यादा भी ना हो कम ना हो, बिल्कुल मेंटेन हो, उसको बोलते हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक ठाक। जब भारतीय जो कृषि होती है, जो हम उत्पादन करते हैं, किसमें करते हैं? प्रचुर मात्रा में, यानी हमें खाने की भी कमी नहीं है और कम भी नहीं है, उसको बोलते हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक है, जो गंगा घाटी का जो दुआब है, ठीक है, उसमें क्या है? प्रचुर मात्रा में आपका खेती होता है। खेती प्रचुर मात्रा मतलब इतना ही चाहिए जितना हमें आवश्यकता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रचुर। ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा बेसी हो। ठीक है, मतलब फालतू, उसको क्या बोलते हैं? प्रचुर मात्रा में बोलते हैं। प्रचुर मतलब हमेशा जितना चाहिए उससे हमेशा अधिक ही होता है। बोलते हैं भंडारा बढ़ता है ना बेटा, टेंशन मतलब बहुत है ना। वो क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि भाई जो खाना है वो प्रचुर मात्रा में है। उसके बाद है धम। धम का मतलब, ये धम जो है ये प्राकृतिक वर्ड है। ठीक है, धम का मतलब होता है धर्म। अशोक ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका मतलब होता है धर्म। जो अगला वर्ड है औपनिवेशिक। औपनिवेशिक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझते हैं तो आपको हर जगह फ़ायदा करेगा, पॉलिटिक्स में फ़ायदा करेगा, समाजशास्त्र में फ़ायदा करेगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है औपनिवेशिक? औपनिवेशिक। देखिए जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बना लेता है उसको बोलते हैं उपनिवेशिक। क्या बोलते हैं? उपनिवेशिक या औपनिवेशिक। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई देश था, ए नाम, इसका क्या नाम था भाई? ए नाम था। ये कौन सा देश था? बी देश। सपोज करिए इस देश ने इसको गुलाम बना लिया,
अब कौन किसका उपनिवेशिक हुआ, यानी ए ने बी को बनाया तो बी किसका उपनिवेश हुआ, ए का। हम बोलेंगे बी किसका उपनिवेश है, तो ए का। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भारत किसका उपनिवेश था, तो इंग्लैंड का, ठीक है। यानी इंग्लैंड ने हमें, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन आया हमें गुलाम बनाया, हम किसके उपनिवेश थे, तो इंग्लैंड के उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब क्या है, कब जब कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश को हड़प ले, यानी उसको गुलाम बना ले, शासन वासन नहीं करता, सिर्फ गुलाम बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उपनिवेश। क्या बोलते हैं भाई, उपनिवेश बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी मुझे लगा कि इस चैप्टर में ये वाले वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने कवर कराया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ और भी वर्ड है, ठीक है, आप उसको मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर को देखते हैं। जो चैप्टर को देखेंगे इसमें क्या है, जो सिंधु और सहायक उसकी नदियाँ है, ठीक है। सिंधु नदी तो बहुत बड़ी नदी है, ठीक है, आप उसको गूगल पर सर्च करिए कहाँ से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है, ठीक है, आप पता करिए वो उसकी क्या क्या और नदियाँ उसके सहायक नदियाँ है, ठीक है। ये सिंधु नदी है ना, उसके आसपास की सारी घटनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें ऋग्वेद की रचना होती है। ऋग्वेद क्या था, 4 वेदों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो वेद है वो ऋग्वेद है। कोई पूछे सबसे पहला वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद। इसकी रचना कब हुई, तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। कितने सालों का टाइम लगा, तो 500 सालों का टाइम लगा, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कई बार दक्कन भारत, ठीक है, दक्कन भी कहते हैं, ठीक है। आपने अगर आईपीएल देखते होंगे, उसमें एक पुरानी टीम हुआ करते थे, उसका नाम था डेक्कन चार्जर, ठीक है, जिसने सेकेंड वर्ल्ड आईपीएल ट्रॉफी भी जीता है, ठीक है। कर्नाटक में महापाषाण था। महापाषाण क्या था भाई, अगर एक लाश को लोग दफनाते थे, उसके अगल बगल ये लोग पत्थर लगाते हैं, ठीक है। इतिहासकार जब अध्ययन करते हैं, इतिहास को लिखते हैं, किसका मदद लेते हैं वो लोग, सिक्के का हो गया, अभिलेख का हो गया, ग्रंथों का हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ों का वो लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है जो अपना मेन टॉपिक है पहला, वो आता है प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ठीक है। जो जेम्स प्रिंसेप था, उसने क्या किया, अशोक के बारे में पता किया। अशोक के बारे में उसकी जो अभिलेख थे, पत्थरों पे चीज़ें लिखा था, उसको पढ़ा, ठीक है। ये कौन से भाषा में लिखे गए थे, खरोष्ठी, ब्राह्मी, आरामाइक जो थे, इन सबको पढ़ा उसने। कब पढ़ा, 1838 में पढ़ा। उसने बताया कि देखो भाई इसका मतलब ये है, ठीक है। प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, देखने में सुंदर, ठीक है। अशोक के बारे में उसने बताया, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार वो सबसे प्रसिद्ध शासक था। कौन, बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सबसे प्रिय शासक था, मतलब फेमस था, तो अशोक था। जैसे एनडीटी जो आता है ना जी न्यूज़ करके, उनके हिसाब से सबसे प्रिय प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है। तो उसी हिसाब से जो प्रिंसेप था उसने बौद्ध धर्म था, उसके हिसाब से सबसे फेमस जो शासक था कौन था भाई, अशोक था, ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य में हमें 16 राज्यों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जो 16 महाजनपद थे, लेकिन हमें 5 को भी सिर्फ इसमें 5 पढ़ने, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 5 पढ़ने, ठीक है। ये क्या था, ये जो राज्य थे, लोहा हो गया, इन व्यापार हो गया, इनमें बहुत अधिकता थी इनकी, है ना। ये लोग क्या करते थे, ये दूसरे पे आक्रमण भी करते थे। मगध था वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों बना, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अलग अलग बुक में, ठीक है, अलग अलग महाजनपदों के नाम मिलते हैं, लेकिन जो 5 है ना उनके नाम सिमिलर है। सिमिलर मतलब क्या होता है कि मतलब नाम एक जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे भगवान महावीर, ठीक है, भगवान बुद्ध, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। जो महावीर थे वो जैन धर्म से थे, जो भगवान बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म से थे। उसके बाद आता है कि जो 16 महाजनपदों में मगध क्यों इतना इंपॉर्टेंट बना। देखिए जो मगध इंपॉर्टेंट बना उसके कुछ कारण थे। उसके क्या कारण थे भाई, कि उनके पास उर्वरक भूमि थी। उर्वरक भूमि मतलब अच्छा उत्पादन कर सके, ठीक है। उसके बाद लोहे की खदानें थी, ठीक है, उपकरण थे, हथियार था, ठीक है, सेना थी, ठीक है, जल परिवहन था, उनके पास आने जाने का मार्ग था, गंगा यमुना का द्वाब था, गंगा था, ठीक है, सोन नदी था, ठीक है, गंडक नदी था। यहाँ पे कृषि बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। फिर महत्वाकांक्षी शासक का मतलब होता है कि मैं कुछ भी सब चीज़ हड़पने के लिए, ठीक है। इसमें अशोक था, घनानंद था, चंद्रगुप्त था। अशोक ने तो खैर छोड़ दिया था कुछ समय के बाद, ठीक है। उसके बाद है एक प्रारंभिक साम्राज्य। इसमें प्रारंभिक साम्राज्य मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मगध जो है वो किसकी स्थापना की उसने, जो चंद्रगुप्त मगध जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कितने में की, आज से नहीं, मतलब 321 BC में, ठीक है, यानी ईसा मसीह के 321 साल पहले उन्होंने स्थापना कर दी थी, ठीक है। फिर मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जानकारी कहाँ से मिलता है, उनके क्या क्या अचीवमेंट रहे, क्या क्या उन्होंने किया। उसके बाद आता है साम्राज्य का प्रशासन। देखिए प्रशासन का मतलब होता है कि इसमें रूल कैसे कर रहे हो, ठीक है, साम्राज्य में रूल कैसे कर रहे हो, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि रूल में क्या था, उज्जैनी क्या था, ठीक है। उनके 4 प्रांतीय नगर थे, ठीक है, तक्षशिला था, उज्जैनी था, ठीक है, अलग अलग थे, पाटलिपुत्र था। उसके बाद आता है इनका
मौर्य साम्राज्य साम्राज्य कितना इंपॉर्टेंट था? देखो इंपॉर्टेंट, एक कल्याणकारी राज्य था। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है जो अपने नागरिकों का ध्यान रखे। जैसे भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कैसे भाई? ये आपको पीडीएस सिस्टम देता है। पीडीएस सिस्टम का मतलब होता है सार्वजनिक भोजन देता है आपको। भोजन में तक अनाज देता है, ठीक है। आप लोग जाते हैं ना अनाज लेने, ठीक है, राशन कार्ड होता है, वो क्या एक कल्याणकारी राज्य का। आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, किसके पहचान है? एक कल्याणकारी राज्य का पहचान है, ठीक है। इंडिया में क्या है? हॉस्पिटल है ना, जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल है, इंसानों के लिए भी। अशोक के साम्राज्य में भी क्या थे? जानवरों के लिए हॉस्पिटल थे और इंसानों के लिए भी हॉस्पिटल पे थे, ठीक है। जो रोडों पे पेड़ लगाने का उसने काम किया था कि लोगों को छाया मिल सके, ठीक है। फ्रूट के ही पेड़ थे उसमें, ठीक है। नागरिक सुरक्षा था, बहुत सारी चीज़ें थी। इससे क्या पता लगता है कि एक जो मौर्य साम्राज्य था वो क्या था? एक कल्याणकारी राज्य था। राज्य धर्म के नए सिद्धांत आए, ठीक है। दक्षिण भारत में सरदार वगैरह आए, ठीक है। सरदार का मतलब यहाँ पे पंजाबी से नहीं था, ठीक है। सरदार का मतलब यहाँ से मुखिया था जो समाज में एक लीड रोल में रहते थे, ठीक है। उसके बाद है दैविक राजा, ठीक है। दैविक राजा, वैदिक राजा का ये दैविक राजा था। ये क्या? देवताओं से अपने संपर्क स्थापित करते थे। संपर्क स्थापित करने के कारण क्या था? अपने आप को ये वैध प्रूफ कर सके, मतलब कि लीगल प्रूफ कर सके कि जो हम लोग शासन कर रहे हैं वो हमने खुद नहीं कर रहे, हमें ईश्वर ने भेजा है आप लोगों पर शासन करने के लिए। इसके बारे में देखेंगे। बदलता देहात भी बदल रहा था, ठीक है। जनता में राजा की छवि कैसी है, ठीक है। तो राजा लोग भेष बदल के जाता था। अगर आप लोगों ने MS धोनी मूवी देखा, उसमें धोनी जाता है ना गर्लफ्रेंड के साथ अपनी वेश बदल के, हेलमेट लगा के, ठीक है। उसी तरह राजा भी जाते थे कि पूछते थे नगर में कैसा हालचाल चल रहा है, ठीक है, कौन कैसा है। उपज बढ़ाने के तरीके, ठीक है। जब उपज कैसे बढ़ेगा? उपज बढ़ाने के तरीके में हल आया। उसमें हल जब आया तो उससे कृषि जो होती थी उसकी जो जुताई होती थी गहराई तक हो जाती थी, जिससे कि धान गेहूँ वगैरह उच्च मात्रा में होता था, ठीक है। इसमें गंगा जल था, ठीक है। सिंचाई के नए तरीके आए, ठीक है। इसमें सिंचाई में क्या है? सिंचाई मतलब होता है खेतों में पानी देना, ठीक है। उसमें क्या है? तालाब वगैरह आए, ठीक है। ग्रामीण समाज में भिन्नताएं, लेकिन जो आम समाज था वो आसान उत्पादन जो था वो आसान नहीं था, ठीक है। समाज में क्या होता है? ग्रामीण समाज में भिन्नताएं होता है, ठीक है। बौद्ध कलाओं में भूमि दान, ठीक है। देखिए गाँव में क्या होता है? किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है, किसी के पास बहुत कम होता है ज़मीन, ठीक है। खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान, ठीक है, जमींदार वगैरह को ये लोग आए, ठीक है। उसके बाद आता है गृहपति का मतलब घर का मालिक, ठीक है। जो लेकिन गृहपति कई बार क्या होता है? जब शहरों में रहते हैं ना उनको सम्भ्रात लोग, ठीक है, एलाइट क्लास जो होते हैं उनको भी हम कई बार बोलते हैं गृहपति है, ठीक है। लोग भूमिदान देना शुरू किए। सबसे पहले सातवाहनों ने भूमिदान देना शुरू किया। देखो भूमिदान देने के 2-3 पीछे कारण थे। एक तो हो सकता था अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अपने इसको कंट्रोल में रखने के लिए करें, ठीक है। हो सकता है कमजोर हो रहा हो उसके लिए करें, ठीक है। या फिर हो सकता है जो ज़्यादा ही ज़मीन देते रहो, ठीक है। नगर एवं व्यापार, देखो नगर होंगे वहाँ व्यापार होगा, ठीक है। नगरों की यही विशेषता है कि वहाँ व्यापार होता ही होता है। क्यों? अब जितने भी लोग जाते हैं नगरों की ओर पलायन करते हैं, मतलब अपने गांव छोड़ के जाते हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ क्या उनको जॉब मिल जाता है। जॉब क्यों मिल जाता है? आसानी से। क्यों? वहाँ पे व्यापार होता है। जब व्यापार होगा तो व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, यानी बंदों की जरूरत पड़ेगी। बंदों की जरूरत पड़ेगी तो क्या उनको काम देंगे, ठीक है। जो नगरों में होता था, ठीक है। जो नगरीय जनसंख्या थी वो सम्भ्रात वर्ग थी। सम्भ्रात वर्ग का मतलब एलाइट क्लास, ठीक है। मेरे को एलाइट क्लास को अभिजात वर्ग थी, ठीक है। समाज में उनकी उच्च स्थिति थी। उस शिल्पकार वगैरह भी होते थे। ये लोग क्या करते थे? सेवा दे देते। आज भी जाओगे गांव शहरों में तो क्या होता है? सेवा देते हैं और आपके बदले में अनाज लेते हैं। उस समय अनाज लेते थे, आजकल तो पैसे लेते हैं, उस समय क्या होता? अनाज लेते थे। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका टैक्सेशन का सिस्टम क्या था? टैक्स वगैरह कैसे लेते देते थे, ठीक है। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, ठीक है, कि पियदर्शी का क्या मतलब था, इस सब क्या मतलब था, लेकिन जो अभिलेख है उसकी क्या सीमाएं थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, ठीक है। ये सब है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के सम्मान में कुछ लिखना, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा किसी के सम्मान में बहुत सारी चीज़ें लिखा है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त का प्रशस्ति, जिसने हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। इलाहाबाद में प्रशस्ति। प्रशस्ति का क्या मतलब होता है? किसी के सम्मान में आप जो बातें लिखते हो ना उसको बोलते हैं प्रशस्ति, ठीक है। चीज़ें अगले वर्ग में, अगले चैप्टर पार्ट में हम इसके बारे में और डिटेल से चैप्टर को कवर करेंगे। जय हिंद।